कल्पना कीजिए कि काबुल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही व्यस्त अस्पताल है और अचानक आसमान से बम गिरते हैं। हाँ, और धुएं के गुबार के बीच लगभग 400 लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल। और जब धूल छंटती है ना, तो दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग कहानियां आती हैं। मतलब एक पक्ष चीख चीख कर कहता है कि ये क्रूर और अमानवीय नरसंहार था, जबकि दूसरा पक्ष सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हुए दावा करता है कि वहां मरीजों के बेड के नीचे मिसाइलें और बारूद छुपाए गए थे। सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे 1893 में एक पुराने नक्शे पर खींची गई एक औपनिवेशिक लकीर, जो कि महज एक रेखा थी, हाँ वही, वो आज 2026 में फाइटर जेट्स और ड्रोन हमलों के साथ एक भयानक वैश्विक संकट में कैसे तब्दील हो गई? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक कूटनीति की जड़ों को हिला रहा है। जब इतिहास के पन्नों में दबे विवाद आज के अत्याधुनिक हथियारों से टकराते हैं ना, तो परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। आज हमारे डेस्क पर रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का एक भारी भरकम स्टैक है। द गार्डियन और रॉयटर्स की ग्राउंड रिपोर्ट्स से लेकर चैथम हाउस और CSIS जैसे थिंक टैंक के विश्लेषण भी हैं। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी ICRC के जटिल कानूनी दस्तावेज भी शामिल हैं। बिल्कुल। इन सबको पढ़ने के बाद ना दिमाग सच में चकरा जाता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन अखबारी सुर्खियों को पढ़ना नहीं है। हमें उस तंत्र को समझना है जिसने छिटपुट गोलीबारी को एक पूर्ण खुले युद्ध में बदल दिया है, जिसे ओपन वॉर कहा जा रहा है। इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि दुनिया के किसी एक कोने में खींची गई लकीर केवल दो देशों का मसला नहीं होती, इसका असर सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना आवश्यक है। आज के इस गहन विश्लेषण में अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और तालिबान जैसे कई पक्षों के परस्पर विरोधी दावे शामिल हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये विश्लेषण किसी भी देश या राजनीतिक धड़े का समर्थन या बचाव नहीं करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मूल स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। ये तटस्थता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस तरह के संघर्षों में सूचना का इस्तेमाल भी एक हथियार की तरह होता है। सही कहा आपने। हर पक्ष अपनी एक कहानी गढ़ता है। तो वर्तमान में आसमान से जो बमबारी हो रही है ना, उसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें 19वीं सदी में जाना होगा। 1893 की बात कर रही हैं आप? जी, 1893। ब्रिटिश राजनयिक सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत ड्यूरन लाइन खींची गई। ये करीब 2611 या कुछ दस्तावेजों के अनुसार 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है। देखने में तो ये केवल नक्शे पर एक लकीर है, लेकिन जमीन पर इसने क्या किया? जमीन पर इस लकीर ने एक पूरी सभ्यता को बीच से चीर दिया। ड्यूरन लाइन ने पश्तून और बलूच जनजातीय भूमियों को दो हिस्सों में बांट दिया। रातों रात एक ही परिवार के लोग बट गए। बिल्कुल, एक ही संस्कृति के लोग दो अलग अलग राजनीतिक दायरों में कैद हो गए। और यही कारण है कि अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने, चाहे वो कोई भी हो, इस रेखा को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे परदादाओं के समय किसी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर दिया गया हो। एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और परिवार का एक हिस्सा उस बंटवारे को मानता ही ना हो। पीढ़ियों से दोनों पक्ष दावा कर रहे हो कि पूरा आंगन उनका है। पहले ये लड़ाई केवल जुबानी थी, लेकिन अब 2026 में इस पुश्तैनी जमीन की लड़ाई में अचानक टैंक और फाइटर जेट्स आ गए हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान, जो ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी होने के नाते इस सीमा को वैध मानता है, उसने 2017 से इस सीमा के लगभग 98% हिस्से पर बाड़ या फेंसिंग लगा दी है, जो कि तालिबान के लिए एक सीधा उकसावा है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, क्या हम सिर्फ तालिबान को पीड़ित मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया, जिसे राइचियस फ्यूरी कहा जा रहा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान का अपना एक दर्द भी तो है। हाँ, उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे एक खुला युद्ध घोषित कर दिया था। मतलब क्या एक संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए सीमा पार आतंकी ठिकानों पर हमला करने का अधिकार नहीं है, वो भी तब जब वो लगातार हमलों का शिकार हो रहे हों? देखिए, ये कूटनीति का सबसे उलझावा पहलू है।
पाकिस्तान का दावा है कि अफगान तालिबान जानबूझकर टीटीपी को अपनी सीमा के अंदर पनाह दे रहा है, जो वहां से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की नजर में ये आत्मरक्षा का सीधा मामला है। ऑपरेशन गजब-उल-हक उसी हताशा का परिणाम है जहां उन्हें लगता है कि बातचीत विफल हो चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप इसे खुला युद्ध कह देते हैं तो संघर्ष केवल सैन्य चौकियों तक सीमित नहीं रहता। और ऐसा ही हुआ। हाँ, 16 मार्च 2026 को काबुल में जो हुआ वो इस युद्ध का सबसे खौफनाक अध्याय है। पाकिस्तान ने काबुल में उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जो पहले नाटो का कैंप फिनिक्स हुआ करता था। जी। तालिबान ने दावा किया कि इस हमले में 400 निर्दोष लोग मारे गए और 250 से ज्यादा घायल हुए। और पाकिस्तान का आधिकारिक बयान इसके बिल्कुल उलट था। उन्होंने दावा किया कि ये जगह अब कोई अस्पताल नहीं थी, बल्कि आतंकवादियों का एक भारी सैन्य गोला बारूद डिपो था। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान का दावा सही है और वहाँ बारूद था, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी अस्पताल पर सीधे बम गिराना वैध हो जाता है? यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी IHL के नियम 25 और 28 की भूमिका आती है। वो क्या कहते हैं? ये नियम बहुत स्पष्ट हैं कि युद्ध के दौरान अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन ये सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। मतलब अगर मैं इसे एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बैज की तरह देखूं, जैसे किसी राजनयिक को दूसरे देश में गिरफ्तारी से छूट मिलती है, लेकिन अगर वो सरेआम बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगे तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत हद तक ऐसा ही है। अस्पताल अपनी सुरक्षा तब खो देते हैं जब उनका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हानिकारक कृत्यों के लिए किया जा रहा हो, जैसे मिसाइलें रखना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। इम्यूनिटी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बम गिरा दें। कानूनन ये अनिवार्य है कि हमला करने वाले पक्ष को एक स्पष्ट चेतावनी देनी होगी, ताकि निर्दोष मरीजों को निकाला जा सके। तो क्या काबुल हमले में कोई चेतावनी दी गई थी? ऐसी किसी चेतावनी के पुख्ता सबूत नहीं है। और इस फॉग ऑफ वॉर में हम ये कैसे तय करें कि वहाँ सच में बारूद था भी या नहीं? पाकिस्तान ने तो सेकेंडरी विस्फोटों का तर्क दिया था ना, कि उनके बम गिरने के बाद अंदर रखे गोलों में लगातार धमाके हुए। जब स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने वहाँ के वीडियो साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो कहानी कुछ और ही निकली। जो स्वतंत्र फुटेज उपलब्ध हैं, उनमें केवल प्राथमिक विस्फोट का थर्मल प्रभाव दिखा गया है। मतलब जो बम आसमान से गिरा उसी की तबाही कैमरे में दर्ज हुई। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जिन लगातार होने वाले धमाकों का दावा किया था, उनके कोई सबूत उन वीडियो में नहीं मिले। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बेहद गंभीर। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्धों में जवाबदेही किस हद तक गिर चुकी है। और आपको पता है, ये युद्ध केवल फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। तालिबान की रणनीति में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। आप उनके जवाबी हमलों के तरीके की बात कर रही हैं? हाँ, ऐतिहासिक रूप से हम तालिबान को एक छापामार गुट मानते आए हैं जिनके पास AK-47 होती है। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के भीतर नौशारा, एबटाबाद और स्वाबी जैसे सैन्य ठिकानों पर वेपनाइज्ड ड्रोन से सटीक हमले किए हैं। हाँ, हथियार बंद ड्रोन्स। एक मिलिशिया अचानक एक आधुनिक स्टेट जैसी क्षमता कैसे दिखा सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रातों रात नहीं हुआ है। तालिबान ने अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। वे कमर्शियल ड्रोन्स को मॉडिफाई करके या ब्लैक मार्केट की तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग करके काम कर रहे हैं। एक गुरिल्ला गुट का राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक हासिल कर लेना पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बिगाड़ देता है। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डेमोग्राफी का हथियार निकाला। 2023 के अंत से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। इसे कूटनीति की भाषा में वेपनाइज्ड माइग्रेशन या हथियारबंद विस्थापन कहा जाता है। मतलब एक देश जो पहले से ही सूखे और भयंकर आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, उस पर अचानक 10 लाख लोगों का बोझ डाल देना, ये तो वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जैसा है। ये एक सोची समझी रणनीति है तालिबान को भीतर से अस्थिर करने की। ये एक आर्थिक बम है। और इन सबके बीच एक और युद्ध चल रहा है वर्चुअल दुनिया में, सूचना युद्ध। तालिबान समर्थकों ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी पहनकर आत्मसमर्पण करने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने इसे 93,000 पॉइंट सेरेमनी 2.0 का नाम दिया, जो कि सीधे तौर पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण पर एक गहरा व्यंग था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत कारगर होता है।
लेकिन आम इंसान कहाँ है? 1,15,000 से लेकर 1,60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इसे त्रासदी पर त्रासदी कहा है। और इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बिल्कुल। अमेरिका ने पाकिस्तान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, जबकि भारत ने काबुल अस्पताल पर हुए हमले को एक बर्बर और कायरतापूर्ण नरसंहार बताकर कड़ी निंदा की है। और इन सब के बीच चीन की स्थिति देखिए। लियारा यानी CPEC और खनन प्रोजेक्ट्स खतरे में आ गए हैं। काबुल और पेशावर के बीच का रास्ता असुरक्षित हो गया है। तो कुल मिलाकर चीन के सपने इस युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दबाव में ईद उल फितर के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई है। पर यह कोई स्थायी इलाज नहीं है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इस सत्ता के शून्य का असली फायदा किसे मिलेगा? आप ISKP की बात कर रहे हैं? जी, इस अफरा तफरी के बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत जैसे आतंकी संगठन और अधिक मजबूत हो रहे हैं। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, जब चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स रुकते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है। जब लाखों शरणार्थी बेघर होते हैं तो वे ईरान और यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो अगर हम आज के इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1893 की एक पुरानी औपनिवेशिक लकीर आज ड्रोन युद्ध और भयंकर मानवीय संकट का केंद्र बन गई है। बिल्कुल, इतिहास और भूगोल अपना रूप बदलते रहते हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करते हुए मेरे जहन में एक विचार आ रहा है। जरा सोचिए, यदि 19वीं सेंचुरी के एक नक्शे पर खींची गई एक पुरानी रेखा 21वीं सेंचुरी के मेगा प्रोजेक्ट्स और वैश्विक शांति को इस कदर खतरे में डाल सकती है, तो दुनिया भर के नक्शों पर मौजूद ऐसी और कितनी भूली बिसरी सीमाएं हैं जो शायद आज शांत दिख रही हों, लेकिन भविष्य में ऐसे ही अचानक किसी बड़े विस्फोट का इंतजार कर रही हैं। ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर और पढ़ें और अपने विचार खुद विकसित करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।